हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में। समूह ग की जितनी भी परीक्षाएं उत्तराखंड में होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न विराम चिन्ह से अवश्य आता है। तो आज आपके पास मौका है अपना एक जो अंक है उसे पक्का करने का, एक नंबर अपना पक्का करने का। आज आपके पास भरपूर मौका है। तो ये जो आज की क्लास होने वाली है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विराम चिन्ह ऐसा टॉपिक है बच्चों, यहाँ से कभी भी अ, जो उत्तराखंड में जो परीक्षाएं होती हैं प्रश्न स्किप नहीं होता। ठीक है, यहां से प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है, विराम चिन्ह से प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो अपना आज एक नंबर जो है वो पक्का कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या फिर रुकना। ठीक है, ठहराव या फिर रुकना। और जब हम कोई वाक्य बोलते हैं ना बच्चों, वाक्य जब बोलते हैं तो ठहराव या फिर रुकना, मतलब बोलते समय ठहराव आना भी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जहां आवश्यकता होती है वहां हमें ठहराव भी लाना पड़ता है वाक्य में, वरना अर्थ का कई बार अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठहराव। देखिए, पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, और इन्हें आज हम फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है वो लगभग बच्चों 20 के आसपास है। ठीक है, 20 के आसपास है विराम चिन्हों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज्यादा मानकर चलिए आप, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वाक्यों में अल्प विराम का जो प्रयोग होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अल्प विराम कैसा होता है? अल्प विराम ऐसा होता है। ठीक है, अल्प विराम ऐसा होता है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है अल्प विराम। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। और विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। अर्थात क्या हो जाएगा? अल्प विराम का अर्थ हो जाएगा थोड़ी देर के लिए रुकना या फिर ठहरना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। तो यानी थोड़ी देर के लिए रुकना या फिर ठहरना। और पूर्ण विराम जो होता है उसमें पूर्ण रूप से पूरी तरीके से रुका जाता है बच्चों, लेकिन अल्प विराम में बस थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। ठीक है, चलिए अब हम नियम देख लेते हैं। अल्प विराम के कौन कौन से में नियम हैं जहां अल्प विराम लगाया जा सकता है। तो सबसे पहला नियम देख लेते हैं। वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हों, ठीक है, संज्ञा हम पढ़ेंगे विराम चिन्हों के बाद में, तो अगर एक ही प्रकार की संज्ञा आई हो और उनके बीच संयोजक अव्यय और लगने की उम्मीद हो तो उनके बीच अल्प विराम लगाया जा सकता है। देखिए, अगर और लगने, और क्या है? ये एक संयोजक अव्यय होता है और। ठीक है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वाक्य में जो ये संज्ञाएं आई हैं, एक ही प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, यहां हम और भी लगा सकते हैं, और लगने की उम्मीद है, लेकिन और नहीं लगा है तो और की जगह हम फिर बच्चों विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए राम श्याम अंगद। तो राम श्याम अंगद में क्या है? ये तीनों एक ही प्रकार की संज्ञाएं हैं। राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, श्याम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अंगद भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम और अंगद के बीच तो क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है, लेकिन राम और श्याम के बीच में और नहीं लगा हुआ है। लेकिन यहां लगा सकते हैं अगर लगाना चाहे, लेकिन अगर नहीं लगा सकते, नहीं लगाना हो, तो फिर यहां अल्प विराम का प्रयोग होगा, जैसा कि यहां पहले से ही लगा है। तो बच्चों, एक ही प्रकार की अगर संज्ञाएं हो और लगने की उम्मीद हो और नहीं लगा हो तो फिर हम अल्प विराम का वहां प्रयोग करेंगे। जैसे अमित, मोनू, नीलम और सोनम विश्वविद्यालय में है, तो यहाँ नीलम और सोनम के बीच में तो और है, लेकिन अमित, मोनू और नीलम के बीच में और नहीं लगा है, तो यहाँ हम अल्प विराम लगा सकते हैं। ये एक ही प्रकार की सभी संज्ञाएं हैं, सभी की सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, एक ही प्रकार की अगर संज्ञाएं आए तो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए कुछ अन्य नियम देख लेते हैं। नियम नंबर एक तो वहां देख लिया था, दूसरा यहां देख लेते हैं। हालांकि ये एक पड़ा हुआ है लेकिन ये दूसरा है। दो से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अव्यय और लगा हो, ठीक है, और लगा हो, वहां भी अल्प विराम का प्रयोग, वहां भी अल्प विराम लगता है। दो से अधिक वाक्यों में
यहाँ वाक्यों की बात हो रही है, एक ही प्रकार की संज्ञाओं की बात नहीं हो रही है। दो से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अव्यय और, ये और क्या है, एक अव्यय है, और कैसा अव्यय है, ये संयोजक है, ठीक है, जोड़ने वाला अव्यय है। तो संयोजक अव्यय लगा हो वहां भी अल्प विराम लगता है। जैसे नीलम जी रोज आती हैं, टाइपिंग करती हैं, चली जाती हैं। तो यहां हम और लगा सकते हैं, जैसे नीलम जी रोज आती हैं और टाइपिंग करती हैं और चली जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमें और यहां पर नहीं लगाना, तो फिर यहां अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा ठहराव के लिए, थोड़ा ठहराव के लिए अल्प विराम का यहां पर प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु, परंतु, इसलिए आदि, इनमें से कोई भी आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, इसलिए आ जाए, तो इनसे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं अंगद के हॉस्पिटल पहुंचा, परंतु हॉस्पिटल नहीं, हॉस्टल, सॉरी, मैं अंगद के हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं था, ठीक है। तो परंतु से पहले अगर इस प्रकार का वाक्य है और वाक्य के बीच में किंतु, परंतु या इसलिए है, तो परंतु, किंतु या इसलिए से पहले बच्चों अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आज मैं विश्वविद्यालय नहीं गया क्योंकि, इसमें हम क्योंकि भी कर लेना, किंतु, परंतु, इसलिए और क्योंकि, ठीक है, क्योंकि भी हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रदर्शनकारियों ने कक्षाएं नहीं चलने दी। तो क्योंकि की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, क्योंकि से पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा, ठीक है। आज मैं विश्वविद्यालय नहीं गया, एक वाक्य ये हो गया, वहां प्रदर्शनकारियों ने कक्षाएं नहीं चलने दी, और इनके बीच में क्या है, क्योंकि, तो क्योंकि से पहले अल्प विराम लगेगा। तो जितने भी अव्यय शब्द होते हैं जो बीच में आते हैं वाक्यों के बीच में, चाहे वो क्योंकि हो, इसलिए हो, परंतु हो, किंतु हो, तो इनसे पहले भी बच्चों अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नियम नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं, तो उस उक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम लगाते हैं। जैसे नेताजी ने कहा, अब ये नेताजी का आगे जो लिखा हुआ है ये संवाद है, उक्ति है, तो जब हमने कहा नेताजी ने कहा, तो यहां हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, फिर हम वो वाक्य लिखेंगे, ठीक है। और जो भी उक्ति या संवाद होता है ना, उसे हम इन उद्धरण जो विराम चिन्ह होता है इसके माध्यम से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको फोकस करना है, यहां अल्प विराम लगेगा, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं, तो मान लीजिए नेताजी ने कहा, ठीक है, अब ये उक्ति होगी, तो उक्ति से पहले यहां अल्प विराम का प्रयोग होगा। तिलक जी ने कहा, तो यहां अल्प विराम का प्रयोग होगा, और उसके बाद इनकी उक्ति आएगी बच्चों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। तो तिलक जी ने कहा, इसके बाद अल्प विराम का यहां प्रयोग होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो नियम है ना वो अल्प विराम के ही है, बाकी अर्ध विराम के 2-3 नियम हैं, बाकी बहुत जल्दी फिर क्लास आपकी हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो नियम आपको देखने को मिलेंगे 8 के करीब, वो अल्प विराम के ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट नियम है, अगर शब्दों की पुनरावृत्ति हो, ठीक है, यानी शब्द रिपीट हो रहे हो, ठीक है। और रिपीट क्यों किए जाते हैं शब्द, शब्द रिपीट किए जाते हैं भाव पर विशेष बल देने के लिए, ठीक है। जैसे सुनो सुनो वह गा रहा है, तो सुनो के ये शब्द रिपीट हुए ना, तो इन दोनों शब्दों के बाद में अल्प विराम का प्रयोग होगा ही होगा बच्चों। सुनो सुनो वह गा रहा है, देखो देखो बारिश हो रही है, तो एक बार भी देखो कह सकते थे, लेकिन भाव पर विशेष बल देने के लिए यहां 2 बार देखो देखो आ गया, ठीक है। तो दोनों शब्दों के बाद में क्या होगा, यहां पर अल्प विराम का प्रयोग होगा, ठीक है। अब नियम नंबर 5 देख लेते हैं। संबोधन के बाद में, संबोधन का अर्थ क्या है, देखिए किसी व्यक्ति को पुकारने या संबोधित करने के तुरंत बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। हम किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, संबोधित मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है और हम उससे पूछ रहे हैं, जैसे अभय कल तुम क्या कर रहे हो, तो जब हम अभय बोलेंगे ना, तो एक हल्का सा थोड़ा सा ठहराव आएगा, और फिर हम अपना पूरा वाक्य कंप्लीट करेंगे। तो जब हम इसे लिखेंगे, तो अभय के बाद में हम अल्प विराम का प्रयोग अवश्य करेंगे, उस थोड़े से ठहराव को दिखाने के लिए, ठीक है, उस थोड़े से ठहराव को दिखाने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग अवश्य करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। शब्दों का लोप या गायब होने पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गायब कैसे, देखिए जैसे वाक्यों में यह, वह, अब, तब, या, तो आदि शब्द लुप्त
अगर हो जाए तो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुदेव जो कह रहे हैं कान लगाकर सुनो, देखिए अगर यहां हम वह लिख दे तो भी काम चल जाएगा ना। गुरुदेव जो कह रहे हैं वह कान लगाकर सुनो, लेकिन यहां पर वह का लोप है, वह नहीं है, तो अब यहां पर अल्प विराम का प्रयोग होगा बच्चों। काहे का प्रयोग होगा? अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वाक्य में यदि यह का लोप हो जाए, वह गायब हो जाए, अब गायब हो जाए, तब गायब हो जाए, या तो गायब हो जाए, इनमें से कोई भी गायब हो जाए, तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो लुप्त है वो वह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य के आरंभिक शब्दों के बाद में अगर वाक्य में हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि से शुरू होने वाले वाक्य हों तो इन वाक्यों में इन शब्दों से पहले इन शब्दों के बाद में, तुरंत बाद में क्या लगता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाक्य के शुरुआत में हाँ आ जाए, नहीं आ जाए, बस आ जाए, सचमुच आ जाए, अतः आ जाए, वस्तुतः आ जाए, अच्छा आ जाए, तो इनके तुरंत बाद में अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे हाँ, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूं, तो हाँ के बाद में हल्का सा ठहराव आएगा और हाँ के बाद में अल्प विराम का प्रयोग होगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट है नियम नंबर नेक्स्ट 8वां। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद में। देखिए, व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले संबंधवाचक सर्वनाम के बाद में क्या लगता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, संबंधवाचक वाचक जो सर्वनाम होता है ना, उसके तुरंत बाद में क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। जैसे दो विद्यार्थी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए, ठीक है, जो सड़क दुर्घटना में मारे गए वे पढ़ने में अच्छे थे। ठीक है, तो यहां जो संबंधवाचक सर्वनाम आया है, इन वाक्यों में अल्प विराम का प्रयोग होगा बच्चों। ठीक है, होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अर्धविराम। और अर्धविराम के 2 से 3 नियम होंगे, बाकी मैंने थोड़ा नोट्स शॉर्ट में ही बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि अल्प विराम या अर्धविराम से ही डिटेल में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं अर्धविराम की। अर्धविराम देखने में कैसा होता है? तो जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऊपर एक बिंदी होगी और नीचे ये अल्प विराम की तरह होगा, तो ये अर्धविराम होता है। अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कम समय ठहरने पर जो प्रयोग होता है वो अर्धविराम का होता है। देखिए, अल्प विराम से तो ज्यादा ठहराव होता है अर्धविराम में, लेकिन पूर्ण विराम से कम ठहराव होता है। ठीक है, एक वाक्य या फिर वाक्यांश का दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, एक वाक्य या फिर कोई वाक्यांश हो तो इन वाक्य या वाक्यांश का दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए, यदि 2 वाक्य लिखे हुए हैं ना, तो उनका आपस में संबंध बताने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो नियम नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यदि आपके पास बहुत सारी उपाधियां हैं यानी डिग्री हैं, जैसे बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, ठीक है, आपके पास दुनिया भर की मान लीजिए डिग्री है और वो आपको एक साथ लिखनी है, तो उन डिग्रियों के बीच में जब आप लिखोगे ना, तो अर्धविराम का प्रयोग होगा। 2 या 2 से अधिक उपाधि बोले तो डिग्री, ठीक है, को एक साथ लिखने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है उसका नाम होता है अर्धविराम। जैसे बीए और एमए आपने लिखा, मान लीजिए आपके पास 3 डिग्री है, बीए, एमए और एलएलबी, ठीक है, तो इन तीनों डिग्रियों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो इनके बीच में अर्धविराम का प्रयोग हम करेंगे ही करेंगे बच्चों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो बी के बाद में लगा हुआ है ना, ये लाघव चिन्ह है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये लाघव चिन्ह है। ओके, इसके बाद में भी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। नियम नंबर 2 देख लेते हैं हम। उपवाक्यों को जोड़ने के लिए भी जो प्रयोग किया जाता है वो अर्धविराम का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता, उन्हें हम अर्धविराम के माध्यम से जोड़ते हैं। जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे। अब हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कल रविवार है और छुट्टी का दिन है और घूमने चलेंगे, नहीं, यहां और का प्रयोग, और के माध्यम से इन्हें नहीं जोड़ सकते। तो फिर जब हम इन्हें बोलेंगे तो हल्का हल्का सा अल्प विराम से तो ज्यादा हम ठहराव लाएंगे अपनी वाणी में, ठीक है, लेकिन पूर्ण विराम जितना ठहराव नहीं लाएंगे।
लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर इनके बीच में अर्ध विराम का हम प्रयोग अवश्य करेंगे, ठीक है। इन्हें हम और के माध्यम से नहीं जोड़ सकते। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे, ये अलग अलग वाक्य हैं या फिर वाक्यांश हैं और इन्हें हम अर्ध विराम के माध्यम से जोड़ेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे का क्या बता रहे हैं, संबंध स्थापित भी हो रहा है अर्ध विराम के माध्यम से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम के पहले तो हम अर्थ देख लेते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है रुकना या फिर ठहरना, ठीक है। पूर्ण विराम, ये अर्ध विराम से भी ज्यादा हमको विराम लेना होता है, वाणी में ठहराव लाना पड़ता है जब कहीं पूर्ण विराम लग जाता है। तो इसका अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना, थोड़ी देर के लिए रुकना नहीं, बिल्कुल रुक जाना। और जब हम दूसरे वाक्य को की शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल रुक कर ही करेंगे, ठीक है। और अन्य नाम है पूर्ण विराम का, हिंदी में इसे देखिए खड़ी पाई भी कहते हैं। तो इसका एक अन्य नाम क्या है, खड़ी पाई, ठीक है। क्या है, खड़ी पाई। और ये देखने में कैसा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए पूरा वाक्य लिखा हुआ है, उसके बाद में पूर्ण विराम ऐसे लगता है, ठीक है, ऐसे। ये जो खड़ी पाई होती है पूर्ण विराम होता है। हालांकि आप सभी पूर्ण विराम के बारे में जानते होंगे, ठीक है। परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ये जो परिभाषा है ना, ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी के द्वारा है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, ठीक है, वाक्य जो लिखा हुआ है और उसकी जो गति है वो अंतिम रूप ले ले, यानी वाक्य समाप्त हो जाए, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां पर प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम का, ठीक है। नियम क्या होता है, वाक्य समाप्त होने पर प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर सभी के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। देखिए प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है ना, उसमें तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, और जो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है उसमें बाद में अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। लेकिन अगर इन दोनों वाक्यों को छोड़ दिया जाए और जितने भी वाक्य हैं प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर, उनकी समाप्ति के बाद में पूर्ण विराम का ही प्रयोग होता है। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेती है, थे के बाद में विचार के तार एकदम टूट जाते हैं और यहां पर पूर्ण विराम लग जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, ये इस प्रकार से होता है। नियम, ऐसे वाक्यों के अंत में जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो, ठीक है। जैसे उदाहरण, नोटबंदी किसके शासन काल में हुई। ये पूरा एक ही वाक्य लिखा हुआ है बच्चों, जगह नहीं थी तो ऊपर नीचे लिख दिया। नोटबंदी किसके शासन काल में हुई, तो ये इस पूरे वाक्य के अंत में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं विस्मयादि बोधक या फिर आश्चर्य चिन्ह। और आश्चर्य चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह होता है, ठीक है। मनोविकार सूचक शब्दों के अंत में, ठीक है, और वाक्यों के अंत में क्या लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। मान लीजिए बहुत ज्यादा हर्ष हो यानी खुशी हो, विषाद यानी दुख हो, विस्मय हो, विस्मय कहते हैं आश्चर्य को, ठीक है, घृणा हो, करुणा हो या फिर भय हो, तो जिन वाक्यों में इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार के शब्दों के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। और वाक्य के अंत में भी अगर शुद्ध व्याकरण पर हम जाए तो वाक्य के अंत में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। हालांकि आजकल केवल जो शब्द होता है उसके बाद में लग जाता है, पूरे वाक्य के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं लगता। लेकिन अगर हम विशुद्ध व्याकरण की बात करें, विशुद्ध वाक्यों की बात करें, तो विस्मयादि बोधक अगर कोई शब्द आ जाए तो शब्द के बाद में तो आश्चर्य चिन्ह अवश्य लगेगा ही, लेकिन पूरे वाक्य के बाद में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा बच्चों, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। ओहो, ओहो क्या है, ये विस्मय की बात हो जाती है कहीं ना कहीं, बहुत कठिन समय चल रहा है या दुख की बात हो गई, तो यहां पर ओहो के बाद में हम क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और ओहो बहुत कठिन समय चल रहा है, ठीक है, और यहां पर भी हम बाद में क्या करेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाएंगे, ठीक है, वाक्य के अंत में। तो यहां मनोविकार सूचक शब्दों हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, करुणा, ठीक है, भय आदि वाक्यांशों और वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हाय हो गया, हाय, ठीक है, हाय के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह।
लगेगा। अरे, अरे के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, ओहो यहाँ लिखा ही हुआ है। ठीक है, हे राम। ठीक है, हे राम, तो हे राम के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो चाहे खुशी हो, दुख हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, करुणा हो, भय हो, ठीक है, तो इन वाक्यांशों के बाद में बच्चों क्या लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं निर्देशक चिन्ह। ठीक है, देखिए एक होता है योजक चिन्ह। ठीक है, क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। ओके, योजक चिन्ह होता है जो शब्दों के बीच में आता है, माता पिता। ठीक है, एक होता है निर्देशक चिन्ह, ये जो बीच में है ना, ये योजक चिन्ह है। एक होता है निर्देशक चिन्ह, ये जो निर्देशक चिन्ह होता है इस योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। मान लीजिए योजक चिन्ह इतना लंबा है तो निर्देशक चिन्ह इतना लंबा होगा। ठीक है, पहचान, योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। नियम देख लेते हैं, निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने लोगों को कह रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस उनके सामने खड़े हैं, निर्देश दे रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो यहां निर्देश देने का जब भाव आएगा तो यहां पर क्या लगेगा, यहां बच्चों निर्देशक चिन्ह लगेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, कोष्टक देख लेते हैं। देखिए कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक ऐसा, एक इस प्रकार का होता है और एक बड़ा कोष्टक होता है। ठीक है, इसे छोटा कोष्टक कहते हैं, इसे मंझला कोष्टक कहते हैं और इसे बड़ा कोष्टक कहते हैं। नियम देख लेते हैं। वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरणकर्ता। अब व्याकरणकर्ता, मान लीजिए इसे हमें स्पष्ट करना है कि व्याकरणकर्ता क्या होता है, तो व्याकरणकर्ता कहते हैं व्याकरण के ज्ञाता को। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरणकर्ता यानी व्याकरण के ज्ञाता थे। तो यहां हमने इस कोष्ठक के माध्यम से अधिक स्पष्ट कर दिया इसके अर्थ को, व्याकरणकर्ता के अर्थ को अधिक स्पष्ट किया है कोष्ठक के माध्यम से। ठीक है, तो वाक्यों के बीच में आए शब्दों या पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, अब हम देख लेते हैं उपविराम। ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, उपविराम, उपविराम कैसा होता है, उपविराम ऐसा होता है बच्चों, ऊपर एक बिंदी और एक नीचे बिंदी। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने या किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो कथन को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, जैसे विज्ञान से कथन थोड़ा सा अलग दिखाना है तो इसके लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, काहे का प्रयोग किया जाता है, उपविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो हेडिंग सब हेडिंग होती है ना, हेडिंग मान लीजिए एक मुख्य हेडिंग है, जैसे ये मुख्य हेडिंग है विज्ञान। ठीक है, और वरदान या अभिशाप सब हेडिंग है, तो इनके बीच में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। काफी कम जगह उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हंसपद। हंसपद के जो हंसपद कैसा होता है, हंसपद ऐसा होता है। अन्य नाम होते हैं त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक, विस्मरण चिन्ह, इसके अन्य नाम है हंसपद के। और बच्चों ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है हंसपद। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी 5 परीक्षा हुई है ना और एग्जामिनर विराम चिन्ह पांचों की पांचों परीक्षा में पूछ रहा है, तो 3 परीक्षाओं में हंसपद ही पूछता है। ठीक है, नियम क्या है, लिखने के दौरान किसी अक्षर या शब्द के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंसपद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल देहरादून जाऊंगा। ठीक है, आपको लिखना तो ये था मैं कल देहरादून जाऊंगा, अब आप देहरादून लगाना भूल गए और आपने केवल लिख दिया मैं कल जाऊंगा, तो यहाँ हंसपद लगाकर आप देहरादून लिख सकते हो। ठीक है, ये तो थोड़ा अजीब तरीके से लिखा गया। ठीक है, मैं कल, ठीक है ना, जाऊंगा। अब आपको यहाँ पर कुछ भी लगाना है। ठीक है, देहरादून लगाना है तो आप यहाँ पर देहरादून, या ये हंसपद यहाँ आएगा बच्चों। ठीक है, देहरादून इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम विवरण चिन्ह देख लेते हैं। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कैसा होता है, विवरण चिन्ह ऊपर एक बिंदी एक नीचे, और इन दोनों के बीच में इस प्रकार एक योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह जैसा चिन्ह होता है। ठीक है, वाक्यांश में जरूरी सूचना, निर्देश या विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप नोट्स बना रहे हो और आपने लिखना है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
अब आपको 6 के 6 भेद लिखने हैं तो आप विवरण, जब 6 के 6 सर्वनाम का विवरण दोगे तो ये विवरण चिन्ह यहाँ पर लगाओगे, फिर आप लिखना शुरू करोगे 1 2 पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, या फिर निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो वो आप फिर 1 2 3 करते हुए इनका विवरण दोगे, ठीक है। तो निर्देशन चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब हम देख लेते हैं लाघव चिन्ह, ठीक है। लाघव चिन्ह के अन्य नाम क्या है? लाघव चिन्ह के अन्य नाम है संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है। अन्य नाम है संक्षेप सूचक, संक्षेप कहते हैं छोटे को, ठीक है। लाघव चिन्ह नियम देख लेते हैं। किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप कहते हैं छोटे को, छोटा करके लिखने के लिए यह शून्य के आकार का जो लाघव चिन्ह होता है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये डॉक्टर है, अब आप डॉक्टर को छोटा करके लिख रहे हो, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर लाघव चिन्ह लगा दोगे डा के बाद में, तो ये संक्षेप में लिखा गया है छोटा करके। उत्तर प्रदेश को आप ऐसे लिख सकते हो, ये लाघव चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक है। विश्वविद्यालय को आप ऐसे लिख सकते हो, वीवी कर सकते हो, ये लाघव चिन्ह है, ठीक है। उत्तराखंड को आप इस प्रकार लिख सकते हो, ये लाघव चिन्ह है बच्चों, ठीक है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब हम किसी शब्द को या बड़े शब्द को संक्षेप में लिखते हैं तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है। उद्धरण चिन्ह, देखिए उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इकहरा उद्धरण, एक होता है दोहरा उद्धरण। जो इकहरा उद्धरण होता है, मान लीजिए एक मिनट, कोई शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द है, जैसे नीरज रावत, ये शब्द है, और ये कोई इतिहासकार है मान लीजिए, या फिर अजय रावत, क्योंकि अजय रावत इतिहासकार है, ठीक है, इसे हटाते हैं, अजय रावत लिखते हैं, अजय रावत, ठीक है। तो केवल अजय रावत को हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे, ठीक है। इधर से भी इकहरा होगा, सिंगल होगा, ठीक है। लेकिन जब हम पूरे वाक्य को बंद करते हैं ना, तो हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अन्य नाम होता है अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह भी नाम होता है, अवतरण चिन्ह भी होता है। नियम, किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। किसी के कथन, मान लीजिए किसी ने कोई कथन दिया था, महात्मा गांधी जी का कोई कथन है, या फिर सुभाष चंद्र बोस का, या फिर पटेल जी का, ठीक है, कोई कथन है, और उसे ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और वो भी करते हैं हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम पूरे वाक्य को लिखते हैं ना, पूरे कथन को लिखते हैं, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रकार देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है इकहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण जैसे मैंने बताया, ये सिंगल होता है, ठीक है, इसके बीच में शब्द आ जाता है, ठीक है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शेखर जोशी प्रसिद्ध रचनाकार है, तो शेखर जोशी को हम इकहरे उद्धरण चिन्ह के माध्यम से बंद करेंगे दोनों ओर से, और फिर प्रसिद्ध रचनाकार है, ठीक है। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह कैसा होता है? दोनों ओर से ये 2 कोमा लग जाते हैं, ठीक है, और पूरे वाक्य को बीच में बंद कर लेते हैं। किसी महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए, ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उदाहरण मैंने बहुत दे दिया आज, ठीक है। तो अब इसे जो है ना, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इन्हें दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इधर से बंद होगा और इधर से बंद होगा। यहाँ पर ये पूर्ण विराम के बाद में लगेगा, ठीक है, याद रखना है आपको। तो उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा, ठीक है। योजक चिन्ह देख लेते हैं। योजक चिन्ह, हाइपन इसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, योजक चिन्ह, और निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। पहचान, हिंदी में अल्प विराम के बाद इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, जितने भी विराम चिन्ह है ना, सबसे ज्यादा अल्प विराम का प्रयोग होता है। एक वाक्य में 1 से ज्यादा बार अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। योजक चिन्ह को इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं बच्चों, योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। नियम देख लेते हैं हम योजक चिन्ह के। देखिए जो विलोम शब्द होते हैं, विपरीतार्थक जिन्हें विलोमी कहते हैं, तो विलोम जो शब्द होते हैं उनके बीच में भी योजक चिन्ह आता है। जैसे रात दिन, रात दिन का विलोम है ना, इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। अमीर गरीब एक दूसरे के विलोम है, तो इनके बीच में योजक चिन्ह लगेगा। लाभ हानि एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो इनके बीच में योजक चिन्ह लगेगा। समानार्थी शब्द जो होते हैं
उनकी जब पुनरुक्ति होती है यानी रिपीट जब में होते हैं तो उनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कपड़ा लत्ता, कपड़े को ही लत्ता कहते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। धन दौलत, धन दौलत एक ही चीज है तो इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। जीव जंतु एक ही बात है तो इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। चाहे विलोम शब्द हो चाहे समानार्थी शब्द हो, समानार्थी मतलब जिनका एक समान अर्थ होता है। संज्ञा की द्विवृत्ति यानी एक ही संज्ञा अगर दो बार आ जाए तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे घर घर तो यहाँ योजक चिन्ह होगा, गांव गांव तो यहाँ योजक चिन्ह होगा, राम राम तो यहाँ योजक चिन्ह होगा, ठीक है। सार्थक या निरर्थक शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पानी वाणी, पानी सार्थक है, वाणी निरर्थक है तो इनके बीच में योजक चिन्ह होगा। पानी का कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक है। रोटी वोटी के बीच में योजक चिन्ह होगा। अनाप शनाप के बीच में योजक चिन्ह होगा बच्चों, ठीक है। अब हम एक साथ सभी विराम चिन्हों को देख लेंगे। देखिए अल्प विराम इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है, ये अल्प विराम होता है। अर्ध विराम ऊपर एक बिंदी नीचे ये कोमा, ठीक है। उप विराम चिन्ह ऊपर और नीचे दोनों तरफ बिंदी। पूर्ण विराम ये खड़ी पाई जो होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से होता है। विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह ऊपर विराम चिन्ह की तरह और नीचे विराम चिन्ह के नीचे एक बिंदी, ठीक है। निर्देशक, ठीक है, निर्देशक चिन्ह या फिर डैश भी से बोलते हैं तो ये तो मैंने ज्यादा लंबा कर दिया, ये इस तरीके से होता है। कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, ये रहे हंसपद या फिर त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक चिन्ह, ये इस प्रकार से होता है। विवरण चिन्ह ये इस प्रकार से होता है, ऊपर नीचे दो बिंदी और आगे योजक चिन्ह जैसा एक चिन्ह, ठीक है। पाद चिन्ह ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये किसी शब्द के नीचे आ जाता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि पाद कहते हैं पैर को और पैर सबसे नीचे होते हैं। तो मान लीजिए किसी भी शब्द के नीचे हमें यह चिन्ह लगाना है तो उसके बिल्कुल नीचे लगता है ये। लाघव चिन्ह मैंने आपको बता दिया था, ये इस प्रकार से होता है, शून्य जैसा होता है। संक्षेप सूचक चिन्ह भी इसे कहते हैं। अंग्रेजी में जो लाघव चिन्ह होता है ना वो ऐसा होता है, ये बीच में से खुला नहीं होता है। हिंदी में ऐसा होता है, अंग्रेजी में बिल्कुल ऐसा डार्क होता है, ठीक है। पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह कैसा होता है, ये इस प्रकार से होता है। पुनरुक्ति किसे कहते हैं, मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, और मैंने पूरा वाक्य कंप्लीट कर दिया और फिर मुझे नीचे एक वाक्य लिखना है उसमें भी उत्तराखंड में ही लिखना है मुझे, तो फिर मैं यहाँ पर इस प्रकार से ये चिन्ह बना दूंगा। ये पुनरुक्ति चिन्ह होते हैं, मतलब जो ऊपर लिखा है भैया वही नीचे लिखा हुआ है और आपने भी इसका भरपूर प्रयोग किया होगा। उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह मैंने आपको बता दिया इस प्रकार के होते हैं। दोहरा इस प्रकार से होता है, एक गहरा इस प्रकार से होता है। दोहरा इस प्रकार से होता है और एक गहरा इस प्रकार से होता है। योजक चिन्ह आपको मैंने बता दिया। लोप चिन्ह, ठीक है, ये इस प्रकार के चिन्ह हैं। हालांकि ये जो चिन्ह होते हैं ना बच्चों, ये चिन्ह परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते, ठीक है। ये दीर्घ चिन्ह होता है, ये दीर्घ चिन्ह होता है। अब मान लीजिए ये तब लगाया जाता है जब हमें शब्द को खींचना है, ठीक है, जैसे सुरेश, ठीक है। तो अब हम जब ये लग गया ना बीच में तो अब हम सुरेश नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे सुरेश, ठीक है। तुल्यात्मक सूचक, ये दो जब लग जाते हैं तुल्यात्मक सूचक हो जाते हैं, ठीक है। तो समाप्ति सूचक, आपने अपना प्रश्न पत्र देखा होगा, जब वह समाप्त हो जाता है तो नीचे इस प्रकार का चिन्ह लगा रहता है, ये होता है समाप्ति सूचक, ठीक है। और पाद चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हालांकि इस प्रकार के चिन्ह नहीं पूछे जाते, जो योजक चिन्ह से ऊपर ऊपर के जो चिन्ह है ना वही परीक्षा में आते हैं, ठीक है, इन्हें भूल जाइए आप, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर जिसका नाम है विराम चिन्ह, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है ये, और जो मैंने आपको बताया है केवल आपको इतना ही याद करना है। आपका एक बार मैंने आपको पढ़ा दिया, जब आप दोबारा से इसका रिवीजन करोगे आपको लगेगी मात्र कितनी देर, तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगना चाहिए। तो 15-20 मिनट में आपके विराम चिन्ह कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में, हिंदी की नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।